हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर लेके आए हैं। यहाँ पे रिवीजन लेक्चर है। डाइसैकेराइड्स जो है वो चल रहा था। सो डाइसैकेराइड्स में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था इट इज़ ऑल अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज का डिस्कशन किया था। सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने निकाल के आपको दिखाया था। वहाँ पे बॉन्डिंग कैसी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कैसी है, वो मैंने डिस्कस किया था। एंड सुक्रोज इज़ सेड टू बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बिकॉज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि कहीं भी आपको जो भी कार्बन, जैसे आप बोल सकते हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जो अटैच कार्बन है वहाँ पे या कोई भी स्ट्रक्चर में ऐसे कोई अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं मिल रहा फॉर द रिडक्शन पर्पस टू टेक्स प्लेस इन सुक्रोज इज सेड टू बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स डाइसैकेराइड का ही हम देखने जा रहे हैं। डाइसैकेराइड में अब देखेंगे हम लोग माल्टोज, सेलोबायोज एंड लैक्टोज के बारे में। ठीक है, लैक्टोज का थोड़ा डिटेलिंग मैं करूँगी क्योंकि लैक्टोज में क्या होता है कि गैलेक्टोज करके एक शुगर आती है तो उसके बारे में टेक्स्ट बुक में वहाँ पे दिया नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। तो लैक्टोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो माल्टोज, सेलोबायोज, ये जो दो है यहाँ पे इसके बारे में मैंने लिखा है। माल्टोज क्या है, यहाँ पे माल्टोज वही है, मतलब फिर से एक हम बोल सकते हैं कि डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड में हम ये बोल सकते हैं कि माल्टोज कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ। माल्टोज फॉर्म होता है बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो होता है स्टार्च का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो वहाँ पे माल्टोज नाम की एक शुगर के फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। अब डाइसैकेराइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल कंप्लीट नहीं है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च जो है वहाँ से आपको माल्टोज मिलता है। तो लिंकेज देखो C1 ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज। होपफुली आपने टेक्स्ट बुक सामने रखा होगा और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आप देखते जा रहे होंगे, क्योंकि मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको कहा था कि आगे के लेक्चर में हर एक डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर वहाँ पे मैं नहीं निकालूंगी। रिवीजन लेक्चर है तो आपको सामने टेक्स्ट बुक रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो C1 अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज इज लिंक टू अनदर C4, अनदर यूनिट ऑफ ग्लूकोपायरेनोज C4। मतलब वहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज ही है, वहाँ पे क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज ही है वहाँ पे। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि C1 ऑफ 1 अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज इज लिंक टू C4 ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज। मतलब यहाँ पे जो लिंकेज आपको मिलेगी वो कौन सी लिंक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 की ग्लाइकोसिडिक लिंक आपको मिलेगी। मतलब C1 to 4 इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंक आप दिखा सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मैं बता रही हूँ कि अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज के 2 यूनिट्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्लूकोज, माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ पे ग्लूकोज जो है उसके 2 यूनिट्स मिल रहे हैं। तो ग्लूकोपायरेनोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज के 2 यूनिट्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं एंड दोज यूनिट्स पर जॉइंट टू ईच अदर, बॉन्डेड टू ईच अदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी है यहाँ पे, यहाँ पे 1 और 4, मतलब अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज जो है उसका कार्बन नंबर 1 और दूसरा यूनिट अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज का उसका 4th वाला कार्बन, उसमें क्या दिखाई देती है आपको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको दिखाई देती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो माल्टोज में 519 पेज में आपको दिखाई देगा कि अल्फ़ा और बीटा ये जो दो है, मतलब अल्फ़ा जो फॉर्म्स आपको वहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म्स के बीच में क्या हुआ है, 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहाँ पे फॉर्म हुआ है। दैट्स इट। माल्टोज में याद रखना इतना ही है कि 1,4 लिंकेज है किस किस के बीच में, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज एंड दूसरा अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज, इसका कार्बन नंबर 1 एंड इसका कार्बन नंबर 4, इनके बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट है माल्टोज इज सेड टू बी अ रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या है यहाँ पे बच्चों, ये रिड्यूसिंग शुगर है। व्हाई इट इज सेड टू बी अ रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज एट कार्बन नंबर 1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोपायरेनोज,
कार्बन नंबर 1 देखो, सेकेंड ग्लूकोपाइरानोस जो दिया है यहाँ पे, दो आमने सामने दिए हैं। राइट हैंड साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो है वो वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म कर सकता है बच्चों। तो इसलिए वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अल्डिहाइड ग्रुप के होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे आपको ये शुगर रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी की है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पहचानने का और एक तरीका यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, जो मैंने पहले भी बताया है, जो क्लास में लेक्चर्स होते थे वहाँ पे भी। अब और एक तरीका यहाँ पे ऐसा है कि हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ये माल्टोज़ का हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1, मतलब ऐसा कार्बन आपके पास होना चाहिए कि ऐसा एक ही कार्बन, जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी अटैच है, हाइड्रोजन से भी अटैच है और ईथर लिंक से भी अटैच है। जो बोल रही हो बहुत अच्छे से सुन लो, ये भी एक तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन करने का कि दिया हुआ जो स्ट्रक्चर है शुगर का, वेदर इट में बी डाई ट्राई सैकेराइड डजेंट मैटर, बट यहाँ पे आपको एक कार्बन ऐसा मिलना चाहिए कि जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी बेयर कर रहा है, वही कार्बन हाइड्रोजन से भी अटैच्ड है और वही कार्बन ये जो ईथर लिंक फॉर्म हो रही है उससे भी अटैच है। तो C1 कार्बन आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, C1 कार्बन जो है यहाँ पे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी अटैच्ड है, हाइड्रोजन से भी अटैच्ड है और ईथर लिंक भी वहाँ पे है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है बहुत आसानी से। और अल्डिहाइड ग्रुप अगर फॉर्म हो रहा है तो व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, अल्डिहाइड ग्रुप अगर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर माल्टोज़ है, ये माल्टोज़ का रिडक्शन हो सकता है by failing solution, tolerance reagent, etc. So this is a particular reason why maltose is said to be a reducing sugar. Moving towards next sugar, सेलोबायोज, सेलोबायोज करके। अब ये सेलोबायोज भी ऐसी शुगर है कि जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज जो होता है उससे वहाँ पे मिलती है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज से मिलती है। यहाँ भी आपको याद रखना है 1,4 लिंकेज है, बट 1,4 लिंकेज कैसी है, ये 1,4 लिंकेज है कैसी, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज के 2 यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, यहाँ भी बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। सो 1 कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज इज लिंक्ड टू कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। मतलब यहाँ भी आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे ये भी शुगर क्या है, ये शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। आप मेरी तरीके से अगर यहाँ पे देखो तो आपको दिखाई देगा, देखो कि फिर से ये मैं बता रही हूँ कि सेलोबायोज का जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकाला है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास एक ऐसा कार्बन है, ये कार्बन मतलब सेकेंड वाले जो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है उसका ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है, वो कार्बन देखो आप, वो हाइड्रोजन को भी साथ लेके बैठा है, वो OH ग्रुप को भी साथ लेके बैठा है और यहाँ पे इस साइड में वो ईथर लिंकेज को भी साथ लेके बैठा है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि अगर वहाँ पे हाइड्रोजन और OH ग्रुप और ईथर लिंक एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो वो शुगर क्या कहलाएगी बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। अगर इसमें एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से तो बेयर कर सकता है बट OH और ईथर लिंकेज इसमें से एक भी वहाँ पे नहीं होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था सुक्रोज के फॉर्म में, देखो सुक्रोज का फॉर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में देखो एक भी कार्बन ऐसा नहीं है कि जो OH ग्रुप को भी लेके बैठा है और ईथर ग्रुप को भी लेके बैठा है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट होगा। वेरएज माल्टोज है, यहाँ पे सेलोबायोज है, ये एक्ट होगा एज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज वहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो है
बीटा डी ग्लूकोपायरानोज मतलब सेकेंड यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का जो कार्बन नंबर 1 है वहाँ पे ऐसा कार्बन आपके पास है कि जो OH ग्रुप को भी साथ में लेके बैठा है, H को भी साथ में लेके बैठा है, साथ ही साथ ईथर लिंक भी वहाँ पे प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन वहाँ हो सकता है। एंड अगर अल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है तो व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, अल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन आपको क्या दे रहा है, फेलिंग और टोलेंस रिएजेंट के जो टेस्ट है वो पॉजिटिव दे रहा है, मतलब रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल टास्क। और एक पॉइंट यहाँ पे बोलना मैं आपको भूल गई कि सेलोबायोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो सेकंड यूनिट जो है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का, उसका जो भी सेकंड यूनिट है वो एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ है, फ्लिप हुआ है। देखो मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो हम देख रहे थे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का जो वहाँ पे था, तो बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर ऐसे फ्लिप हुआ है, इसलिए आपको जो ईथर लिंक ऊपर दिखाई देनी चाहिए थी, ठीक है, वो ईथर लिंक आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। डजेंट मैटर, बट एक जस्ट जो चेंज है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो ये आई थिंक आपके समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं। ये पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने बोले हैं, यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं उनको पहचानना सीखो बच्चों। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से कैटेगरी से हम वहाँ पे या कौन से क्राइटेरिया से हम वहाँ पे लेते हैं। अगर वो पर्टिकुलर शुगर वहाँ पे अगर फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप आपको मिल जाए सो आपकी शुगर होगी रिड्यूसिंग शुगर। अगर वहाँ पे फ्री अल्डिहाइड फ्री कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस नहीं है तो शुगर होगी नॉन रिड्यूसिंग। बट ये बोलना काफ़ी हैवी हो जाता है कि कीटोनिक ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप हम कैसे पहचाने कि वहाँ पे प्रोड्यूस होगा या नहीं। सिंपल क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ। अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप कहीं भी अगर आपको फ्री मिल रहा है या अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फॉर्म होने के चांसेस अगर आपको कहीं भी मिल रहे हैं तो वो शुगर आपकी रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब हम कैसे पहचाने कि अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप वहाँ पे फॉर्म हो सकता है या नहीं। देखो तो मैंने पहले ही आपको कहा कि ऐसा कार्बन आपको ढूंढना है, एक ही कार्बन चाहिए वो ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा होंगे तो ठीक है, बट एक कार्बन से क्या क्या अटैच होना चाहिए उस पर्टिकुलर कार्बन का प्रेजेंस होगा तो वो एक हिंट होती है कि वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगी 100%, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो कार्बन अगर हाइड्रोजन से बेयर कर रहा है, कार्बन अगर वहाँ पे OH ग्रुप भी साथ लेके बैठा है और कार्बन के साथ ये ईथर लिंक भी प्रेजेंट है। सो उस वक्त ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको कहीं भी अगर दिखाई दे, ठीक है, हाइड्रोजन तो अटैच होता ही है, रही बात हमारे OH और ईथर लिंक की, उन दोनों में से एक भी अगर वहाँ पे नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, वो शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में जाएगी। ये तीनों के तीनों का प्रेजेंस रादर इम्पॉर्टेंट होगा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना, उसी पर्टिकुलर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होना और उसी पर्टिकुलर कार्बन के साथ ईथर लिंक जो है वो वहाँ पे आना। सो इस तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई करें between reducing and non-reducing sugar, then it will be a more easier task for you to how to just identify whether the sugar belongs to category of reducing or non-reducing sugar, isn't it? Hopefully आपको यह समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरा ये पॉइंट जो है ये जज करके भी देख सकते हो। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि एक कार्बन ऐसा होना चाहिए कि उसी कार्बन से OH और ईथर लिंक अटैच है, तो आपको वहाँ पे चांस है अल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्मेशन का, और तो वो शुगर कहलाएगी रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। सो अब हम डाइसैकेराइड के लास्ट पार्ट में है विच इज़ अ लैक्टोज, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शुगर, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसे गैलेक्टोज शुगर आने वाली है कि जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। पहले उसके बारे में मैंने आपको मतलब मैं आपको बताऊंगी और फिर हम लोग गैलेक्टोज का जो ग्लाइकोसिडिक लिंक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो भी स्ट्रक्चर्स निकाल रही हूँ वो स्ट्रक्चर आपके नोटबुक में वहाँ पे मेंशन कर लो, बिकॉज गैलेक्टोज के बारे में यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होने के लिए आपको ये सब करना लिखना ज़रूरी होगा। लास्ट डाइसैकेराइड के बारे में हम देख रहे हैं विच इज़ लैक्टोज। लैक्टोज पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स
टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले पॉइंट आप कुछ अंडरस्टैंड कर लो। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिए हैं, ये पॉइंट्स आपको सबसे पहले देखने हैं। आप बोलोगे ये पॉइंट्स तो नहीं है, स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर ही आपको यहाँ पे देखना है, बिकॉज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके सामने है। ठीक है, ग्लूकोज पता है आपको, वहाँ पे राइट लेफ्ट राइट राइट इस तरीके से हम यू कैन से OH ग्रुप का जो पार्ट है या OH ग्रुप की जो स्कीम है वो याद रखते हैं, राइट लेफ्ट राइट राइट इस तरीके से याद रखते हैं। अब गैलेक्टोज ये जो शुगर है एक्चुअल में ये भी इस तरीके से ही है, मतलब एक्चुअल में ये होता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ कार्बन नंबर 4 का डिफरेंस आपको मिलेगा। ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 4 में OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 4 में OH ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे OH ग्रुप है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। सो एक चेंज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला चेंज है कि इस तरीके से ही हम फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन जो है वो वहाँ पे निकाल सकते। बाकी की चीज़ें हमारे लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि जब आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और ये भी पॉइंट्स कुछ मैं बता रही हूँ आपको कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये जो होते हैं, दे आर सेड टू बी यू कैन से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये वर्ड आपने देखा है, सुना है, आपको ये चीज़ें पता है, तो एक फिर से वो चीज़ें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल। बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 जो है वहाँ पे OH ग्रुप का जो लोकेशन है वो अलग होने से ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहलाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। दे आर सेड टू बी डायस्टीरियोमर्स, वो डायस्टीरियोमर्स है, उनको एपीमर्स भी कहा जाता है। पॉइंट्स में बता रही हूँ आपको कि ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एपीमर्स EPIMERS एपीमर्स भी कहा जाता है, उनको डायस्टीरियोमर्स भी कहा जाता है। ये सब वहाँ पे है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी या स्टीरियो केमिस्ट्री के ये सब वर्ड्स है, ये आपको याद रखने। अभी अगर पता नहीं है तो उस पर खोजबीन में मत लग जाओ, सिर्फ याद रखो कि ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर यहाँ पे सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है, अगर यहाँ पे OH कार्बन नंबर 4 पे राइट में है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 4 पे राइट में होता, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के इसमें एकदम से क्या हो जाते, फिट हो जाते। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कार्बन नंबर 4 में ग्लूकोज में OH ग्रुप राइट में है और यहाँ पे गैलेक्टोज में लेफ्ट में है, तो ये अगर ऐसे फिट होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 4 वहाँ पे कुछ चेंज आपको दिखाएगा, पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को ढक नहीं सकता। बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है सपोज गैलेक्टोज का, उसका OH जो है वो OH कम यहाँ पे बाहर आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज OH की पोजीशन, कार्बन नंबर 4 के OH की पोजीशन जो ग्लूकोज में राइट साइड में है वो गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड में। बाकी का स्ट्रक्चर ग्लूकोज गैलेक्टोज का बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पे ये इम्पोज हो सकते थे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे बिल्कुल क्या कर सकते थे, ढक सकते थे। बट यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन नंबर 4। ठीक है, सो ये कार्बन नंबर 4 जो है यहाँ पे ये काफ़ी स्पेशल रोल वहाँ पे कैरी करता है। अब आप बोलो कि मैडम आगे क्या है? आगे नॉर्मल इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी, फिर वहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, यहाँ भी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 में एक वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा थ्रू ऑक्सीजन, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। जैसे हम ग्लूकोपैरानोस का दिखाते थे, वैसे ही यहाँ पे गैलेक्टोपैरानोस का भी क्या करना है, दिखाना है।